Morning students, welcome back to your social science class. As we were reading chapter number 15 of history, India marches ahead. We read about the Indian Independence Act of 1947, partition of India, Indian Constitution. Let's continue with our next topic, India on the path of progress. India प्रगति के मार्ग पर. The Indian economy has made great strides since 1947. इंडियन इकोनॉमी ने, भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत प्रगति की है 1947 से, प्रोग्रेस की है. इट हैज़ अंडरगॉन ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन. इंडिया ने बेसिक फैसिलिटीज़, जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है. मैनी पीपल हैड प्रेडिक्टेड दैट इंडिया, बिकॉज ऑफ इट्स diversities in culture, religion, caste, language, custom and identity, would not be able to work as a united democratic country. बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की थी, पहले ही बताया था कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, कल्चर की, रिलीजन की, कास्ट की, लैंग्वेज की, कस्टम की, आइडेंटिटी की. तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ के होने के बावजूद इंडिया एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन सकेगा. बट सच प्रडिक्शन प्रूव टू बी रॉन्ग. परंतु इस तरह की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो गलत साबित हुई. इन स्पाइट ऑफ हैविंग न्यूमरस इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, इंडिया हैज़ सर्वाइव्ड एज अ नेशन विद अ सिंगल यूनिफाइड आइडेंटिटी. इतनी सारी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद इंडिया एक सिंगल यूनिफाइड आइडेंटिटी लेकर सर्वाइव हुआ है. मतलब इंडिया ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर इंडिया में इतनी सारी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी इंडिया एक यूनाइटेड स्टेट है, एक अनेकता में एकता वाला देश है. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आवर प्रोग्रेस हैज़ बीन हैम्पर्ड बाय टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर अटैक्स. दुर्भाग्यवश जो हमारी प्रगति है, हमारी कंट्री की प्रोग्रेस है, उसे टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर अटैक्स का खतरा बना रहता है. मतलब टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारी कंट्री के ऊपर दूसरी कंट्रीज़ जो क्रॉस बॉर्डर अटैक हैं उनका भी खतरा बना रहता है. आवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन बी विटनेस्ड इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन बोथ इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को प्रूव करने के लिए हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एरिया दोनों में प्रोडक्शन की डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन को बता सकते हैं. मतलब हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल एरिया की एक्सपेंशन से प्रूव कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है. इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ है, एग्रीकल्चरल मेथड्स में इम्प्रूवमेंट हुई है, प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है. द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा. गवर्नमेंट ने आधारभूत वस्तुएं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा में बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ की, उन्हें पूरा किया है. इंडियन गवर्नमेंट हैज़ आल्सो फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ इनकरेजिंग इंडिजीनियस इंडस्ट्री एंड गिवन देम ए लॉट ऑफ असिस्टेंस. इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करने और फॉलो करने की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है और उन्हें ए लॉट ऑफ असिस्टेंस, बहुत सारी सहायता दी है. मतलब हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में पीपल्स को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके. इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, मशीनलाइजेशन, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड रिसर्च हैव इम्प्रूव्ड द सिनेरियो. एग्रीकल्चर एरिया में भी मशीनलाइजेशन हुआ है, मशीनीकरण हुआ है, इरिगेशन की जो टेक्निक्स हैं वो डेवलप हुई हैं, फर्टिलाइज़र्स की डेवलपमेंट हुई है. इसके अलावा रिसर्च वर्क हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है, जिससे
जो सिनेरियो है वो बड़ा है, इम्प्रूव हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ा है। एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ शॉट अप बोथ क्वालिटेवली एंड क्वांटिटेटली। तो इससे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हुई है और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ी है, मतलब उसमें गुणवत्ता का विकास हुआ है। द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट कैन बी विटनेस्ड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन एट्सेट्रा। इस प्रोग्रेस को और डेवलपमेंट को ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन से प्रूव किया जा सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हुई थी और वाइट रिवोल्यूशन मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हुई थी। तो इन दोनों रिवोल्यूशन से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस प्रूव होती है। डू यू नो द इंडियन इकोनॉमी हैज़ प्रोग्रेस्ड tremendously, yet compared to some other developed countries we still need improvement in every sector। यद्यपि इंडियन इकोनॉमी ने हर क्षेत्र में प्रोग्रेस की है, बहुत तेज़ी से स्पीडली प्रोग्रेस की है, परंतु दूसरी कंट्रीज़ की कंपैरिजन में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में हमें अब भी हर क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जापान इज़ मच स्मॉलर देन इंडिया बट हैज़ डेवलप्ड एट अ वेरी फास्ट रेट इन टेक्नोलॉजी। जापान इंडिया से बहुत छोटा है, परंतु टेक्नोलॉजी के एरिया में यह बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। इंडिया adopted the path of plant development from the pattern that was followed by earlier USSR। इंडिया ने प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए उसी पैटर्न को फॉलो किया है जो पैटर्न पहले USSR ने फॉलो किया था। 5-year plans were made to ensure systematic progress इन ऑल सेक्टर्स। सभी सेक्टर्स में प्रोग्रेस करने के लिए 5-year प्लान्स बनाए गए। द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950। प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप किया गया। द फर्स्ट 5-year प्लान वाज प्रेजेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1951 to 56 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इन पार्लियामेंट। फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से 1956 तक प्रेजेंट किया गया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडियन पार्लियामेंट में इसे प्रस्तुत किया गया। एट प्रेजेंट वी आर इन 12th 5-year प्लान। वर्तमान समय में हम 12th 5-year प्लान में हैं। इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। 2015 में प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया, मतलब प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया। तो इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप, द आंसर इज प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950। व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान प्रेजेंटेड, तो फर्स्ट 5-year प्लान कब प्रेजेंट किया गया, कब प्रस्तुत किया गया? द आंसर इज इन 1951 to 1956 बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1951 से 56 तक फर्स्ट 5-year प्लान प्रेजेंट किया गया। और When was the planning commission replaced by नीति आयोग? The answer is in 2015। 2015 में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। डू यू नो नीति आयोग और द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 2015। नीति आयोग, जिसे इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, इसे 2015 में बनाया गया। इट इज़ ए पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया विच फॉलोड द टॉप डाउन मॉडल।
नीति आयोग को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। उन्होंने प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग सेटअप किया गया था, विच फॉलोड द टॉप डाउन मॉडल, जिसमें टॉप टू डाउन मॉडल को फॉलो किया गया। The started aim of Niti Ayog's creation is to foster involvement and participation by state government in economic policy making progress. तो इस नीति आयोग का जो मेन पर्पस था, मेन एम था, वो क्या था कि जो कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का जो प्रोसेस है उसमें स्टेट के लोगों की, स्टेट गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। The emphasis is on bottom-up approach to make India move toward a cooperative federation. तो emphasis किस बात पर बल दिया गया? बॉटम अप अप्रोच के ऊपर बल दिया गया ताकि इंडिया को कोऑपरेटिव फेडरेशन में चेंज किया जा सके, इंडिया को एक कोऑपरेटिव कंट्री बनाया जा सके। इसी कारण से नीति आयोग की स्थापना की गई। तो उन्होंने बॉटम अप अप्रोच को अडॉप्ट किया कि जो इंडिया की पॉलिसी मेकिंग है उस प्रोसेस में स्टेट गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन डेमोक्रेसी। द पाथ that independent India had to follow was planned during freedom struggle of itself. जो रास्ता इंडिपेंडेंट इंडिया ने फॉलो करना था वो फ्रीडम स्ट्रगल ने अपने आप बनाया था। मतलब यह फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही डिसाइड हो गया था कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा रास्ता अपनाएगी, कौन सी प्लानिंग को वो अडॉप्ट करेगा। इट एम्ड एट वेस्टिंग द सॉवरेन पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। इनका जो मेन एम था कि जो भी प्रभु सत्ता की जो शक्तियाँ थी वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। मीन टू से गवर्नमेंट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल। हैंस इंडिया ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेसी। इसी कारण से इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। It was necessary to have a system where every section of society would be represented. यह नेसेसरी था कि सोसाइटी का इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जिसमें सोसाइटी के हर सेक्शन को पार्टिसिपेट करने का, रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। एवरी कम्युनिटी, रिलीजन एंड लैंग्वेज वुड इंजॉय इक्वल स्टेटस। ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए जिसमें हर कम्युनिटी, हर रिलीजन, लैंग्वेज के लोग इक्वल स्टेटस को एंजॉय करें। इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी का मीन्स होता है कि सबको स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होनी चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ आल्सो प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट्स ऑफ बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के राइट्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन की है। डू यू नो इन 1947 we were 400 millions, but now we are a country of over 1.3 billion people. 1947 में जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन थी वो 400 मिलियंस थी और अब हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन पीपल से भी अधिक है। द कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू कंट्रोल्ड द reign of government after independence till 1964। कांग्रेस जिनके लीडर जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने गवर्नमेंट को संभाला हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था इंडिपेंडेंस से लेकर 1964 तक। मतलब 1947 से लेकर 1964 तक हमारी कंट्री में गवर्नमेंट पर कांग्रेस का राज था जिनके लीडर जवाहरलाल नेहरू थे। बट द ईयर ऑफ 1967 proved to be a turning point when some states parties came into prominence।
जो 1967 का ईयर था वो एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में, जब कुछ स्टेट पार्टीज़ या जिसे रीजनल पार्टीज़ कहते हैं वो एग्जिस्ट हुई, वो अपीयर हुई। दिस वाज अ पीरियड ऑफ एक्चुअल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। यह वास्तविक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया का पीरियड था, मतलब ये वो समय था जब इंडिया में एक्चुअल डेमोक्रेसी अपीयर हुई थी। आफ्टर दैट गांधी फैमिली डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सीन टिल 1977। उसके बाद गांधी फैमिली ने इंडियन पॉलिटिक्स पर अपना कंट्रोल रखा, डोमिनेशन रखी 1977 तक। इन स्पाइट ऑफ ऑल द चेंजेस एंड चैलेंजेस, इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ नॉट फेल्टर्ड फ्रॉम इट्स ऑनवर्ड मार्च। बहुत सारे चेंजेस होने और चैलेंजेस होने के बावजूद इंडियन डेमोक्रेसी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई, मतलब वो अपने रास्ते पर चलती रही। इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बीन फंक्शनिंग सक्सेसफुली एक्सेप्ट फॉर 2 years। इंडियन डेमोक्रेसी ने कामयाबी से वर्क किया है सिर्फ 2 सालों को छोड़कर। व्हेन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज imposed in 1975 बाय मिसेज इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर। जब इंडिया में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू किया गया था 1975 में, मिसेज इंदिरा गांधी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। और उसके बाद आफ्टर 1977 सम पॉलिटिकल पार्टीज सक्सेडेड इन कंट्रोलिंग द पावर फॉर शॉर्ट स्पेल। और उसके बाद दूसरी बार जो इंडियन डेमोक्रेसी फेल हुई थी वो 1977 में हुई थी, जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ समय के लिए पावर को कंट्रोल करने में कामयाब हुई थी, बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर गवर्नमेंट। वो अपनी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। इन रिसेंट टाइम्स, उस समय में, वी हैव विटनेस्ड कोलिएशन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट और एलियंसेस। उस समय के दौरान कोलिएशन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट्स, जिसे एलियंसेस कहते हैं, वो अपीयर हुई थी। फ्रंट्स आर फॉर्म्ड before the election to contest collectively, whereas coalition are formed after the election to form the government। जो फ्रंट्स होते हैं, जिसे एलियंसेस कहते हैं, वो इलेक्शन से पहले बनाए जाते हैं इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ने के लिए। और जो कोलिशन होते हैं वो इलेक्शन के बाद बनती हैं, जो गवर्नमेंट बनाने के लिए बनाए जाते हैं। द सपोर्टिंग पार्टीज आइदर जॉइन द गवर्नमेंट और सपोर्ट इट from outside without joining the government, depending on the condition of the alliances or fronts। जो सपोर्टिंग पार्टीज़ हैं वो या तो गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेती हैं या फिर गवर्नमेंट को बाहर से ही सपोर्ट करती हैं बिना गवर्नमेंट को ज्वाइन किए। ये एलियंसेस या फ्रंट्स की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट को ज्वाइन करके उन्हें सपोर्ट करेंगे या बिना ज्वाइन किए ही गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। अंडर द